हमारी शादी हुई 2016 में और उनके बाद हम सासर गए। 1 साल आना जाना किया और मेरे पापा गरीब थे। मेरे से दाज मांगे मेरे पापा से, बोला कि दाज जा और पैसे ला के दो हमें। फिर मेरे पापा ने कहा मैं गरीब हूँ, मैं कहाँ से लाऊं। तो उन्हें कहा कि नहीं मुझे ला कर दो। इसके बाद हम सासर गए और वहाँ पर मेरे को कूट मार की, दारू पी के। समाज में पंचों का स्थान बहुत सम्मान्य स्थान है। हर समाज के अंदर कुछ न कुछ पंच होते हैं जो अड़ी मौके पर काम आते हैं। समाज के अंदर पहले अव्यवस्थाओं, विद्युतताओं और कमियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। लेकिन कई बार समाज के यही पंच हमारे लिए दुखदायी का कारण बन जाते हैं, दुख का कारण बन जाते हैं। और आजकल कुछ लोगों ने इसे धंधा बना दिया है। आज मैं जिन लोगों के साथ बैठा हूं, जो मेरे पास बैठे हैं, उनकी यही कहानी है। प्रजापत समाज के ये लोग अपने ही पंचों द्वारा लूटे गए हैं, पीटे गए हैं और आज हालत ये हो गई है कि मामला पुलिस थाना तक पहुंच गया है। मेरे भाई और ईश्वर चंद जी बैठे हैं, इन्होंने पुलिस थाना में एक मुकदमा दर्ज करवाया है कि किस प्रकार उनके समाज के पंचों ने उन्हें ठगा, उनसे 2 लाख रुपए लूटे और आज हालत ये हो गई है कि उन्हें वे डराते हैं, धमकाते हैं कि आपको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, वरना 9 लाख रुपए और दो। समाज को बदलने की जहां तक बात है वो इन पंचों ने नहीं की। इन लोगों ने इसको अपना एक साध्य बना लिया, एक साधन बना लिया। इसकी कहानी में शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये मामला आखिर है क्या। ये मामला एक 4 भाइयों के सबसे छोटे भाई का है, दीपाराम का, जो कि किसी के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहा है। कांता जिनके साथ दीपाराम में रहता है। कांता की पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन ससुराल वालों द्वारा तंग किए जाने के बाद उसने अपने पति को छोड़ दिया और फिर दीपाराम के संपर्क में आई और दीपाराम के साथ वो रह रही है। कांता के ना तो माता पिता को कोई इतराज है, ना उसके परिवार के अन्य लोगों को। एक तरह से देखा जाए तो वो खुश है कि चलो बेटी कहीं ना कहीं शादीशुदा रूप में रह रही है। लेकिन जब इन पंचों ने इसे ही अपना एक हथियार बनाया और इन्हें बुलाकर के डराया, धमकाया, तो मैं सबसे पहले आपको परिचय करवाता हूं कांता से। कांता प्रजापति। तो कांता से मैं पूछता हूं कि आखिर मामला क्या है, किस प्रकार वो इनके संपर्क में आई और किस प्रकार पहले पति को छोड़ा और क्यों छोड़ा और आज क्या उनके साथ खुश है। क्या नाम आपका? आपके पिता का नाम? ठीक बोलो। कहाँ के रहने वाले आप? जिले में रहते हैं, बसपुर में। अच्छा। कई साल हुआ हमको में रहते हैं। पोखरण में, ठीक है। अभी आप कहाँ रह रही है? आज की तारीख में आप फलोदी में रहती है कि बाहर? हम फलोदी में रहते हैं। फलोदी में। कल पहली शादी कहाँ हुई थी, किसके साथ हुई थी? पहली शादी हमारे लोग में हुई थी और वहाँ लक्ष्मण राम के साथ हुई थी। वो दहेज के लिए मुझे परेशान कर रहा था और मेरे पापा को भी कह रहा था दहेज और पैसे दो। अच्छा। लेकिन मेरे पापा गरीब थे, उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके लिए वो मेरे को कूट मार कर रहा था शराब पी के। ठीक है। फिर मैं बहुत परेशान हो गई। उसके बाद मेरे पापा की चले आई। उसके बाद आने से हमारा दीपाराम के साथ संपर्क हुआ। दीपाराम के साथ आप कब मिली पहली बार? पहली बार हम पोखरण में मिले थे। उनकी बहन बनाई हुई है पोखरण में, वहाँ पर मिले हम। ये काम कर आए थे और मैंने। कितने साल की बात हो गई? लगभग कहाँ था 8 में हो गए। 7-8 महीने। अच्छा, आप तो दीपाराम के साथ संपर्क में आया। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम इससे बात कर रहे थे और फिर हमने हमारी बात बताई इनको। हमने इनको कहा कि हम इतने परेशान हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। जब मैंने इससे कहा कि तुम उसके साथ संग रखोगे, मुझसे शादी करोगे, लेकिन इसने कहा कि तुम्हारा तलाक हो जाए। फिर मैंने कहा मेरे को यहाँ पे बहुत परेशान कर रहे थे और लक्ष्मण राम हमको धमकी दे गए। फिर हम इसके साथ चले आए दीपाराम के साथ। आज की तारीख में आप दीपाराम के साथ रहे? हाँ। कोई आपको इतराज, कोई आपके घर वालों को? नहीं, कोई इतराज नहीं है। स्वेच्छा से रहे? जिसको आजकल बोलते हैं लिव इन रिलेशनशिप। क्या खुश है? क्या करता है दीपाराम? बस यही काम धंधे, मजदूरी काम करते हैं। बोले आप खुश हैं, आपको कोई एतराज नहीं? अच्छा, सुना आपने
क्या कहा कांता ने? ये दीपाराम के साथ खुश है। दीपाराम, कितने महीने हो गए आप उनके साथ रह रहे हैं? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए हैं। तो आप कभी गए हैं इनके वहाँ मायके में? हाँ, मैं उधर काम करने के लिए गया था। अच्छा, नहीं, अब जब से आपके साथ ही रह रही है उसके बाद कभी आप गए वहाँ पे इनके मायके? मायके नहीं गया। अभी तक नहीं है। भले आपके घर कोई सा वो जो है इनके माता पिता, उन्होंने कभी कुछ कहा हो कि क्यों रह रहे हो, कैसे रह रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं कहा। उनको कोई इतराज नहीं है? कुछ भी अच्छा नहीं। आप भी खुश हैं? हाँ, खुश हूँ। तो आपने सुन लिया, कांता और दीपा दोनों खुश हैं। कहते हैं मियाँ भी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन यहाँ पे कुछ काजियों को बड़ी तकलीफ है। वो तकलीफ के बारे में हम पूछेंगे दीपाराम के बड़े भाई ईश्वर चंद से। ईश्वर चंद जी, आप बताइए, आप क्या मामला हुआ, क्यों पुलिस थाने तक पहुंचना पड़ा? कौन लोग हैं वो जो आपको परेशान कर रहे हैं? हमारे को परेशान पहले अखेराज और दीपाराम, त्रिलोकाराम और मिशीलाल, ये सब मिलकर यहाँ बलौदी में षड्यंत्र रच के हमको बोला कि भाई हम बाप पंचायती रखते नहीं, हैं। आपको कितने तारीख को कौन आया था आपके पास? हमारे पास 28 तारीख को अखेराज आया था। अखेराज है, ठीक है। क्या कहा अखेराज ने? अखेराज ने कहा आपका ले दे के संटारा करा देंगे। और पूछा नहीं क्या है सरकार का होगा? भाई आप कोई मतलब परेशानी नहीं है, आपको कोई मतलब आप मीटिंग में खड़े होके हाथ जोड़ के खड़े रहना है। ठीक है। भाई आपने कौन सा गुनाह किया है? गुनाह है नहीं आपका के। आप खड़े रहना वहाँ हाथ जोड़ के आपका। नहीं, आपने कोई गुनाह नहीं किया, फिर पंचायत ने किस बात की थी? ये तो उन्होंने नहीं, आप उनके कहने से गए क्यों? उन्होंने बोला कि नहीं, तो आप नहीं जाओगे तो आपको न्याय वाले कर देंगे। समाज से बात मजिस्ट्रेट कर दिया जाएगा। इस डर के हमारे आप चले गए। चलेंगे तीनों भाई चले गए, चारों भाई? तीनों भाई, चौथा भाई कौन नहीं। कौन गए? एक तो आप गए, एक ओम प्रकाश, एक मैं और एक मगराज। मगराज, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ कितने तारीख की बात आई? कितने बाप कब गए? बाप हम 28 तारीख को गए थे। 28 को गए? 29 को गए थे। 28 को अखेराज आया था। अच्छा। 29 को हम गए, 29 तारीख 10वां महीना 2022 को ठीक है। हम गए थे। वहाँ उन्होंने पंचायती रखी। पंचायती में हमको बोला कहाँ पे थी ये पंचायत? बाप श्रीयादी मंदिर, श्रीयादी मंदिर, श्रीयादी मंदिर में। ठीक है। वहाँ पे फिर हमको यहाँ से कह के गए थे कि भाई वहाँ बोलना कुछ मत, हाथ जोड़ के खड़े रहना, आपका जो है हम संकट जो हिसाब होगा आप करेंगे। हाँ। तो फिर हम वहाँ हाथ जोड़ के खड़े होंगे। तो सभी पंच ने अपना फैसला सुनाया कि भाई। मैं आपसे पूछा क्या बात हुई है, आपकी वो बात सुनी कि नहीं? हमारे नहीं तो पूछी नहीं हमको। अच्छा, कुछ आप तो खड़े रहे बस। हमको पूछा नहीं, अखेराज बीच में था करने वाला सरपंच। अखेराज को सब पूछा उन्होंने, हमारे को कुछ नहीं पूछा। हमारे को किसी का अखेराज ने उन्होंने दंड डाला और हमारे को नहीं, कितनी देर बाद दंड डाल दिया आपने? घंटे 2 घंटे बाद चली उनकी। अच्छा। अखेराज को पूछा भाई क्या है क्या नहीं। नहीं, वहाँ उस पंचायत में क्या इसका पहला वाला हस्बैंड आया हुआ था? नहीं, वो भी नहीं था? नहीं है, उसके फादर था। उसके फादर आए हुए थे? अच्छा। फादर है, उसके फादर के भाई वो आए। अच्छा, ठीक है। उन्होंने सब मिलकर पंचों को बोला कि इनको 11 लाख का दंड डालो। अच्छा, 11 लाख रुपए का दंड डालो, ठीक है। 11 लाख दंड डाल के बोला कि 2 लाख रुपए अभी के अभी मंगाओ। अच्छा। नहीं मंगाएंगे तो इनका हुक्का पानी बंद कर देंगे, न्याय से बात कर देंगे, मुंह काला करके इनको छोड़ देंगे। मुंह भी काला करेंगे? हाँ। फिर हम 2 लाख रुपए यहाँ वहाँ फोन करके मंगवाए। 2 लाख हमारे से नहीं हुए, 1.5 लाख रुपए हमारे से रोकड़ी में वो गुगराम को दिए। फिर उन्होंने बोला नहीं तो 50,000 और करो, 2 लाख रुपए करो, नहीं तो ऐसा हमको न्याय पार कर देंगे। फिर हमारे बड़े भाई ने 50,000 रुपए मांगी लाल मित्र है उससे फोन करके फोन पे मंगवाया। फोन पे मंगाया तो बोला कि फोन पे किस पे करें। जब अखेराज ने बोला हमारे बेटे नरेश के ऊपर कर दो, नरेश के ऊपर किया, नरेश ने गूगल राम को की। अच्छा, उसी समय? उसी समय, ठीक है। तब फिर गूगल राम ने बोला हाँ हमारे पैसे 2 लाख रुपए आ गए। फिर हमारे को बोला भाई बाकी वाली राशि कब दोगे। जब उन्होंने बीच में बोला कि भाई 1 महीने से 9 लाख रुपए की राशि 25 तारीख को आपको पहुंचाने, 25 तारीख 11 महीना 2022 को। ठीक है। फिर हमको बोला कि चले चले, आप आ गए, हम आ गए। 2 लाख रुपए दे दो। उसके बाद फिर क्या हुआ? पुलिस थाने जाने की नौबत कैसे? सर हमको ऐसे आई कि 9 लाख रुपए 1 महीने में राशि कैसे अदा कर पाए।
फिर हमारे किसी को बोला, पढ़े लिखे कोई पैसे वालों के, नौकरी वालों से पूछा भाई ये क्या होगा, तो उन्होंने बोला कि भाई आप कोर्ट जाओ, कोर्ट में आपको न्याय मिलेगा। अच्छा जब हम कोर्ट चले गए, अच्छा, तो कोर्ट में आपने इस तरह से दायर किया, उसके बाद ये कार्रवाई शुरू। आपने इसके अंदर जो FIR है जो मेरे पास है, इसके अंदर कितने लोगों, 15 लोगों के नाम लिखाए हैं। गोगाराम है, भूराराम, सुरजाराम, लक्ष्मण राम, ओम बरम, कुशाला राम, ओमाराम हुआ ये है ना, अंबाराम, ताराराम, संतू, सत्तूराम, सत्तूराम, शांता, राणा राम, पप्पा राम, ये सारे वहाँ पे थे क्या? हाँ, ये सब यहाँ वहाँ पे थे। अच्छा, ये पंच है। हाँ, इसमें कोई पंच भी है और कोई षड्यंत्रबाजी है। अच्छा, पंच भी है, कुछ षड्यंत्रबाज भी है। हाँ। जैसे अखेराज है, ये पंच है, ये पंच है। तो ये मिश्रीलाल, तिलोकाराम और दीपाराम ये षड्यंत्रबाजी है। षड्यंत्र इन्होंने रचा। हाँ, षड्यंत्र इन्होंने अखेराज को बोल के रचाया सब। अच्छा, पैसे हड़पड़े ले लिए। हाँ। कैसे न कैसे आपसे पैसे हड़पे ले। कैसे भी इनको। अब आप क्या चाहते हैं? हमको न्याय चाहिए हमको। 2 लाख रुपए वापस भी चाहिए। हाँ, 2 लाख रुपए वापस भी चाहिए और हमारे को न्याय चाहिए। पुलिस में क्या हुआ? पुलिस आप थाना गए, FIR दर्ज हुई, उसके बाद आप गए पुलिस थाना? नहीं सर, अभी तक आप पुलिस थाना, पुलिस से कोई आया भी नहीं पूछने ताछ नहीं के लिए। सुना आपने ईश्वर चंद्र ने क्या कहा? पंचों ने 2 लाख रुपए ले लिए। हाथ आप देखिए, 1.5 लाख रुपया कैश ले लिया। जब उससे भी बात नहीं मानी, 50,000 रुपए इन्होंने थर्ड पार्टी के पास फोन पे मंगवाए और उसने आगे जो है किसको दिए? गोगाराम। ये समाज के पंच हैं। ये पंच कम, लुटेरे ज्यादा हैं, डकैत हैं, जो कि समाज को दिग्भ्रमित करते हैं, समाज को लूटने की साजिश से रचते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। कोई आराम से नहीं रह जाए, ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं पुलिस अधिकारियों से आग्रह करूंगा कि इस मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और ऐसे पंचों को अति शीघ्र जेल की सलाखों के पीछे डालें, ताकि वे किसी और पर ऐसा दबाव नहीं बनाए। समाज से बहिष्कृत करने की बातें बहुत बार सुनने में आती हैं, बहुत बार लोग इसको अपने हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं। होना तो ये चाहिए था कि वो इनका कोई रास्ता निकालते, इनका घर बसाने की सोचते, लेकिन इनका घर बसे या नहीं बसे, ऐसे पंचों को सिर्फ रुपया चाहिए और ये समाज के चौधरी बने फिरते हैं। ऐसे चौधरियों से समाज के लोगों को भी बच कर रहना चाहिए। धन्यवाद। लिए सपनों की उड़ान, स्कूल से बने हमारी पहचान। हर कदम बेटी के संग, स्कूल से सशक्त बने हम। आप भी जुड़िए रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट के बालिका शिक्षा अभियान के साथ। अधिक जानकारी के लिए जाएं room2read.org पर।